नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। हाथियों और बाघों दोनों की गणना के लिए अखिल भारतीय गणना प्रक्रिया वर्ष 2022 में पहली बार संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी, राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति जारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए नियमों से एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव की सीमा संबंधी उपबंध को निरस्त किया। रबड़ का व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए रबड़ पर राष्ट्रव्यापी गणना आरंभ की गई। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हाथियों और बाघों की अखिल भारतीय गणना प्रक्रिया वर्ष 2022 में पहली बार संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वर्ष 2022 में हाथियों और बाघों की आबादी के आकलन के लिए संयुक्त अभ्यास के रूप में अखिल भारतीय गणना की घोषणा की है। आबादी के अनुमान की वर्तमान तकनीकों की बात करें तो वर्तमान में बाघों की गणना मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस यानी एम स्ट्राइप्स पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाघों की संख्या के आकलन के लिए जीपीएस, सुदूर संवेदन, जीपीआरएस आदि जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हाथियों की गणना राज्यों द्वारा व्यापक पैमाने पर हाथियों की संख्या की प्रत्यक्ष गणना पर आधारित है। इसके अलावा अन्य तकनीकें हैं कैमरा साइटिंग एंड ट्रैपिंग, पदचिन्ह यानी फुटमार्क गणना इत्यादि। आपको बता दें कि एशियाई हाथियों की 3 उपप्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्राई हाथी और श्रीलंकाई हाथी। आईयूसीएन में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। हाथी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। हाथी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ये योजना हाथियों के पर्यावासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में आरंभ की गई थी। हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में लगभग 32 हाथी रिजर्व हैं। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है और इसके बाद असम का स्थान है। बाघों की बात करें तो आईयूसीएन में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में बाघ सूचीबद्ध है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। इस योजना के अंतर्गत बाघ अधिवासित राज्यों के नामित रिजर्व्स में बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक 4 वर्षों में बाघों की गणना की जाती है। वर्ष 2018 के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और इसके बाद कर्नाटक का स्थान है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय और जलीय पारितंत्र में बिखरे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों द्वारा वर्ष 2022 तक कम उपयोग में आने वाली और अपशिष्ट का उत्पादन करने वाली अधिक क्षमता वाली एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और डिस्पोजल प्लास्टिक को फेंकने या पुनर्चक्रण करने से पूर्व केवल एक बार उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित कई एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन या थर्माकोल इत्यादि। 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। वर्तमान अधिसूचना के तहत शामिल नहीं किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विधि द्वारा संग्रहित और प्रबंधित किया जाएगा। ईपीआर से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021 के तहत इन निर्देशों को विधिक शक्ति प्रदान की गई है। ईपीआर एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसके तहत उत्पादकों को उपभोग के बाद उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए वित्तीय या भौतिक रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। भारत में इसका प्रावधान पहली बार ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 के तहत किया गया था।
अगली खबर पेपर 3 के औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनके प्रभाव से संबंधित है। राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति जारी की गई। इस नीति का गुजरात में निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य वाहन क्षेत्र और आधुनिक भारत की गतिशीलता को एक नई पहचान प्रदान करना है। ये नीति एक चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने पर केंद्रित है, यानी इसके तहत पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर बल दिया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण की अनुकूलता के अनुसार अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया जाएगा। वाहनों की स्क्रैपिंग वो प्रक्रिया है जिसमें वाहनों की उपयोग अवधि पूर्ण होने के बाद उनका निपटान किया जाता है और उनके पुर्जों का पुनर्चक्रण किया जाता है। भारत में वर्तमान में ऐसे 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इस नीति के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना शामिल है। इस नीति के अनुसार यदि वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष की अवधि के बाद फिटनेस में विफल हो जाते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और निजी वाहनों को 20 वर्ष के बाद अनुपयुक्त पाए जाने पर या पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में विफलता के मामले में अपंजीकृत कर दिया जाएगा। सभी सरकारी वाहनों को पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के बाद अपंजीकृत या स्क्रैप किया जा सकता है। ये नीति पुराने वाहनों के स्वामियों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से अपने अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप के लिए प्रोत्साहित करती है। इस नीति के तहत संपूर्ण भारत में विशेषीकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। अगली खबर पेपर 3 के पर्यावरण संरक्षण टॉपिक से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए नियमों से एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव यानी एंटीबायोटिक एफ्लुएंट की सीमा संबंधी उपबंध को निरस्त किया। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण नियम 2020 के मूल प्रारूप में बल्क ड्रग्स निर्माण के लिए 121 प्रकार की एंटीबायोटिक दवाओं के लिए एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव की सीमा सूचीबद्ध की गई थी। हाल ही में मंत्रालय ने इन सभी एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव की सीमा को नियमों के अंतिम प्रारूप से हटा दिया है। अब पर्यावरण संरक्षण द्वितीय संशोधन नियम 2021 ये प्रावधान करता है कि सभी अपशिष्टों को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इस निर्णय के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे भारत के औषध उद्योग पर विनियामक दबाव कम होगा। ये औषध उद्योग के लिए अनुपालन की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया एक संतुलनकारी उपाय है। एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव की सीमा निर्दिष्ट करने से उपभोक्ताओं के लिए संबंधित दवाओं की लागत में वृद्धि होगी। इससे उपचार के लिए आउट ऑफ पॉकेट व्यय में भी बढ़ोतरी होगी। आइए अब आपको बताते हैं नए नियमों से संबंधित मुद्दे। भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसका गंभीर खतरा विद्यमान है। साथ ही अनियंत्रित एंटीबायोटिक अपशिष्ट बहिस्राव से जल निकायों के दूषित होने का भी खतरा है। एंटीबायोटिक्स के निर्माण के दौरान कई प्रकार के अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है। इसमें सक्रिय एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक पदार्थ और प्रतिरोधी बैक्टीरिया होते हैं। इस अपशिष्ट का निस्तारण किए जाने पर जल निकाय दूषित हो जाते हैं। वर्ष 2017 की राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना में रेखांकित किया गया है कि भारत जीवाणुविक संक्रमण के सर्वाधिक मामलों का सामना करने वाले देशों में से एक है। अनुमानित रूप से 5 वर्ष या उससे कम आयु के 4,10,000 बच्चों की प्रतिवर्ष निमोनिया से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा वर्ष 2017 तक अशोधित मृत्यु दर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 417 है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक मुख्य फसलों से संबंधित है। रबड़ का व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए रबड़ पर राष्ट्रव्यापी गणना आरंभ की गई। रबड़ बोर्ड ने रबड़ के बागानों और रबड़ उत्पादकों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए इस पर एक राष्ट्रव्यापी गणना आरंभ की है। इस गणना में टैपर यानी रबड़ निष्कर्षणकर्ताओं और फसल प्रसंस्करण विधियों का विवरण भी एकत्र किया जाता है। ये गणना देश में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में सुधार के लिए विस्तृत मिशन मोड योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगी। आइए बात करते हैं भारत में प्राकृतिक रबड़ की स्थिति के बारे में। प्राकृतिक रबड़ की उच्चतम उत्पादकता के साथ भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। केरल रबड़ उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद त्रिपुरा का स्थान आता है। अन्य प्रमुख प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और अन्य पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। रबड़ बागान क्षेत्र में लघु जोत वाले किसानों का आधिपत्य है। इनकी देश के उत्पादन में 92% और रोपित क्षेत्र में 91% हिस्सेदारी है। भारत में
कानूनी और संस्थागत ढांचे की बात करें तो रबड़ बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसे रबड़ अधिनियम 1947 के तहत स्थापित किया गया है। रबड़ के बागानों में 100% FDI की अनुमति है। रबड़ केवल उन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वृद्धि करता है जहां कभी भी तुषार यानी कि पाला नहीं पड़ता है। उच्च तापमान और आर्द्रता के साथ साथ इसे लगभग 2500 मिलीमीटर की अत्यधिक वार्षिक वर्षा की भी जरूरत होती है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। इब्सा यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। इब्सा औपचारिक रूप से दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित एक त्रिपक्षीय समूह है। इस समूह को जून 2003 में ब्रासीलिया घोषणा के तहत गठित किया गया था। ये समूह एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे 3 अलग अलग महाद्वीपों के 3 बड़े लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच प्रदान करता है। वर्तमान इब्सा अध्यक्ष के रूप में भारत ने सितंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6वें इब्सा शिखर सम्मेलन को आयोजित करने की योजना बनाई है। इसका विषय जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र होगा। ई वाउचर ट्रेडिंग। कर्नाटक स्थित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने निर्णय दिया है कि वाउचर का व्यापार करने वाली बिक्री संवर्धन कंपनियों को 18% की दर से GST का भुगतान करना होगा। साथ ही इन्हें अपनी बिक्री प्रतिलाभ यानी सेल्स रिटर्न्स में इसका उल्लेख भी करना होगा। प्राधिकरण के मुताबिक वाउचर को प्रेषित, स्थानांतरित, वितरित, संग्रहित, धारित आदि किया जा सकता है, इसलिए इसे वस्तु के दायरे के अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही इसकी प्रकृति अमूर्त है। माल और सेवा कर यानी GST अधिनियम के तहत AAR को लेन देन या प्रस्तावित लेन देन से जुड़े कर प्रभावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिदेशित किया गया है। ये निवेशकों को उनकी प्रत्याशित अप्रत्यक्ष कर देनदारियों के संबंध में निश्चितता प्रदान करता है। GST के संबंध में इसे 2 स्तरों पर स्थापित किया गया है। पहला है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र GST अधिनियम के तहत और दूसरा है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर केंद्रीय GST अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर। CCAT यानी दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण यानी CCAT सैन्य अभ्यास में अपने समुद्री कौशल का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। सैन्य अभ्यास में 20 अन्य साझेदार राष्ट्रों की नौसेनाएं भी शामिल थी। समुद्री अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में आकस्मिकताओं या अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए रणनीति, मानकीकृत प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं को शामिल करके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मील GM सोया। कुक्कुट उद्योग की मांग को देखते हुए भारत ने पहली बार आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM सोयाबीन के आयात को स्वीकृति प्रदान की है। सोयाबीन की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से कुक्कुट किसानों ने शुल्क मुक्त आयात की मांग की थी। हालांकि सोया डी ऑयल केक के रूप में ही आयात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये एक निर्जीव जीव है। GM फसल के तहत फसलों में कुछ वांछित गुणों को शामिल करने के लिए अन्य प्रजातियों से प्राप्त जीन को कृत्रिम रूप से फसलों में प्रत्यारोपित किया जाता है। भारत में GM सामग्री के आयात को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा शासित किया जाता है। इंडिगो ये देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की प्रथम एकल पॉलीमॉर्फिज्म चिप है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता प्रदान करना है। ये 11,496 मार्करों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है। अब तक भारत का डेयरी विकास कार्यक्रम इन चिप्स के महत्व को रेखांकित करता रहा है। इन्हें पशुओं की विदेशी पश्चिमी नस्लों के लिए विकसित किया जाता है। इस स्वदेशी चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन है। सोन चिरैया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। ये शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों को पहचान प्रदान करने में मदद करेगा और इन उत्पादों की वैश्विक पहुंच में भी वृद्धि करेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शहरी निर्धन परिवारों की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करने के लिए प्रयास किए गए हैं, ताकि इन महिलाओं के लिए एक समर्थन प्रणाली का विकास किया जा सके। लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ विभिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में 5.7 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया गया है।
कारेज यानी कानत प्रणाली। कारेज जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सुरंग नुमा संरचना होती है। इसका निर्माण कूप रूपी लंबवत शाफ्ट की एक श्रृंखला के रूप में किया जाता है, जो ढलान वाली सुरंगों से जुड़ी होती है। ये भूमिगत जल से इस तरह से जुड़ी होती है जिसमें जल की बड़ी मात्रा को बिना पंपिंग की आवश्यकता के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कुशलता पूर्वक सतह पर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रणाली को अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा स्थापित बहमनी सल्तनत के दौरान भारत में अपनाया गया था। भारत में पहली करेज प्रणाली सुल्तान अहमद शाह वली के शासन के दौरान बीदर में निर्मित की गई थी। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, लद्दाख। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत देश भर के दिव्यांगजन विश्व के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक एक अभियान आरंभ करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप के साथ सीमांकित करता है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान को चीन से अलग करता है। ये श्योक की सहायक नदी नुब्रा नदी का एक उद्गम स्थल है जो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। चंदेल, मणिपुर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान ने मणिपुर के एक आकांक्षी जिले चंदेल में एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की है। मोरेह शहर इस जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये म्यांमार की सीमा के निकट स्थित राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। ट्रांस एशियाई राजमार्ग के संचालन के दौरान ये जिला दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। चीन का निंगबो पोर्ट। कोविड-19 के परीक्षण में एक कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद चीन ने अपने निंगबो पोर्ट, जो कि सबसे बड़े कार्गो पत्तनों में से एक है, इसको आंशिक रूप से बंद कर दिया है। शंघाई और सिंगापुर के बाद निंगबो जोशान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्गो पत्तन है। इस तरह इस पत्तन के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकता है और साथ ही समुद्री व्यापार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। बाबा साहिब पुरंदरे। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब पुरंदरे को जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। वे एक प्रसिद्ध लेखक और नाट्य कला से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। ये छत्रपति शिवाजी पर अपने विद्वतापूर्ण कार्य के लिए विख्यात हैं। उन्हें वर्ष 2019 में पद्म विभूषण और वर्ष 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम और दादर नागर हवेली स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।